हमारा अगला टॉपिक है कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की कॉस्टिंग मतलब उसकी जो लागत है वो हम किस तरह से निकालते हैं। तो लागत निकालने के लिए कोई भी मटेरियल जब हम परचेज़ करते हैं तो वो जो मटेरियल हम परचेज़ करते हैं उसकी एक्चुअल वास्तविक लागत हम किस तरह से निकालते हैं। परचेज़ प्राइस उसकी अलग रहती है, इसके साथ ही साथ उसमें और बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तब जा कर के उसकी वास्तविक लागत मतलब उस मटेरियल को परचेज़ करने के बाद हमारे गोडाउन में आने तक हमने उस मटेरियल के लिए जितना भी खर्च किया है वो सब हम उसकी लागत में जोड़ते हैं, तब हमारी जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट है वो निकल के आती है। कभी कभी क्या होता है कि जो सप्लायर हैं उससे हम अलग अलग तरह के बहुत सारे मटेरियल परचेज़ करते हैं, और वो जो सप्लायर होता है वो हमारे सारे मटेरियल एक साथ ही हमको भेज देता है, और उसके बारे में वो क्या करता है कि उसकी हमको जो इनवाइस भेजता है उसमें वो लमसम अमाउंट भेज देता है सारे मटेरियल एक साथ। तो अलग अलग मटेरियल की जो परचेज़ प्राइस है एक्चुअल परचेज़ कास्ट है उसको निकालने में हमको डिफ़िकल्टी होती है। उसको निकालने के लिए हम अलग अलग तरह की जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ये जो एक्सपेंसेस जो हम क्या होता है कि जैसे कि अब इसने कोई भी परचेज़ डीलर है जिससे हमने मटेरियल परचेज़ किया, कोई भी डीलर है जिससे मटेरियल परचेज़ किया, तो वो डीलर जो है वो हमको एक साथ मतलब सारी जैसे कि लागत लाने ले जाने की, कैरीड आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड्स, और जो लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है वो सब चीज़ वो लगा करके वो एक लमसम अमाउंट का हमको बिल बना करके भेज देता है। वो बिल हमारे पास में आता है, लेकिन हमारी जो मटेरियल है, अब हमारा जो मटेरियल हमने परचेज़ किया था उसमें बहुत सारे मटेरियल की लागत भी उसमें जुड़ी हुई है, सिर्फ वो एक ही मटेरियल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए हमको उसकी जो लागत है तो उसमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं जो हमने उसको गोडाउन तक लाने में खर्च किए हैं, उन एक्सपेंस का अब वो जो एक्सपेंसेस गोडाउन तक लाने में खर्च किए वो सिर्फ एक मटेरियल के नहीं हो गए, अब वो क्या है अलग अलग बहुत सारे मटेरियल के हो गए। तो उन मटेरियल की क्वांटिटी परचेस प्राइस के अकॉर्डिंग हम उनको उसका जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उनका हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम उसको मटेरियल में जोड़ते हैं। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हम इसमें जोड़ते हैं, तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, फ्राइट और कैरेज इनवार्ड्स। ये दोनों जो हैं, अब ये जो फ्राइट और कैरेज इनवार्ड्स हैं, जैसे हमने दो तरह का मटेरियल बुलाया, मटेरियल ए और मटेरियल बी बुलाया हमने, और मटेरियल ए की प्राइस जो है वो मतलब 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट है, और मटेरियल बी की 5 रुपये है। तो हम ये जो फ्राइट और जो ट्रांसपोर्ट का जो कैरेज इनवार्ड्स है इनको हम किस बेस पर डिवाइड करेंगे, इनको हम बेस पर डिवाइड करेंगे हमने कितनी और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हमने बुलाई है उस बेस पर डिवाइड कर सकते हैं, और कितना हमारी परचेस प्राइस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये फ्राइट और कैरेज इनवार्ड्स है इनको हम मटेरियल की क्वांटिटी पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक मटेरियल हमने ए मटेरियल जो है वो 5000 टन परचेज़ किया, और मटेरियल बी है वो 1000 टन परचेज़ किया, तो हम इसका रेशो निकालेंगे और इन दोनों को जो है वो हम डिवाइड करेंगे इसके रेशो के अनुसार। एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी, इनको हम मटेरियल की परचेज प्राइस के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ओवरहेड्स जो हैं, मरीन इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, और स्टोरिंग एक्सपेंसेस जो लॉसेस होते हैं, स्टोरिंग एक्सपेंसेस मतलब स्टोर करने के लिए खर्चे होते हैं, और लॉस कौन से हैं, तो वियर एंड टियर मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल हम लेकर आते हैं तो वो मटेरियल क्या होता है कि कभी कभी जैसे उसको डस्टिंग हो जाती है, जैसे सीमेंट की बोरी हम लेकर आते हैं तो सीमेंट की बोरी में से सीमेंट झड़ती है, वो मटेरियल लॉस्ट हो जाता है हमारा। मट्टी का तेल हम खरीदते हैं तो मट्टी का तेल जो है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, तो उससे भी हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसके बाद उसका जो स्क्रैप कभी कभी निकलता है, स्क्रैप मतलब जो
फालतू चीज़ें उसमें पैकेजिंग के लिए डाली जाती हैं, उसको वो स्क्रैप है, उनको वो अलग कर दिया जाता है। और जो तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम डिवाइड करेंगे किस आधार पर? क्वांटिटी के आधार पर। अगर हम कोई मटेरियल जो है कॉन्ट्रैक्ट परचेज प्राइस पर के बेस पर हम सप्लायर से मंगाते हैं, तो उसके जो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो इसी मतलब प्राइस के बेस पर ही डिवाइड होते हैं। और इसकी जो कास्ट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब प्राइस कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा जो स्क्रैप जो हम बेचते हैं उसको हम ऐड करते हैं, डैमेज जो है उसको माइनस करते हैं, और जो वियर एंड टियर मतलब अभी मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा जो लॉस होता है उसको हम माइनस करते हैं। और स्क्रैप जो है, स्क्रैप वैल्यू को, मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू जो रहती है उसको हम माइनस कर देते हैं। और यदि हम उसको बेचते हैं स्क्रैप को, तो उससे जितनी वैल्यू हमको आती है वो हम इसमें प्लस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम मटेरियल्स जो हैं उसको लॉट या बैच के आधार पर बुलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब बैच के आधार पे हमने जैसे बुलाया, हमने हमारी जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा एक शोरूम है, बाइक का शोरूम है, क्या कहना चाहिए, कोई भी बाइक है हमारी, उसका शोरूम है हमारा। तो उसमें हम बाइक पर बुला रहे हैं, मतलब कंपनी हमको बाइक भेज रही है, हम बाइक बुला रहे हैं उससे कि हमको 1 लाख बाइक में हमको कम से कम 15 बाइक चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि अब ये जो बाइक हमने 15 बाइक बुलाई, तो लेकिन जो कंपनी है वो हमको जो बिल हमको भेजती है वो हमारे को पूरे लॉट का भेजती है, पूरे बैच का भेजती है। एक बाइक का बिल, एक बाइक का अलग अलग बिल नहीं भेजती है। तो हमको इनको डिवाइड करना पड़ता है, एक एक बाइक के आधार पर उनको डिवाइड करने के बाद परचेस प्राइस जब हम इसको निकालते हैं, यूनिट कॉस्टिंग करते हैं, तो परचेस प्राइस निकालने के लिए जो इसकी अलग अलग कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि मतलब एक साथ हमको तो जैसे हम कंपनी ने हमको भेजा तो उसने पूरा एक लमसम हमको बैच या लॉट के आधार पर बिल दिया। अब वो जो बाइक हमारे पास में आ रही है, तो एक एक बाइक अलग अलग तो आएगी नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट में, तो वो भी एक एक ट्रक में या किसी भी चीज़ में एक साथ पूरा लॉट आएगा। तो इस लॉट में जितनी भी बाइक हैं तो उसका जो खर्चा है उतनी बाइक के नंबर के आधार पर उनको बांट दिया जाएगा, या फिर उनकी जो परचेस प्राइस है उस आधार पर उनको बांट दिया जाएगा। अब ये जो परचेस प्राइस है इनको हम किस तरह से बांटेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। A lorry load of material of mixed grade was प्रोवाइडेड बाय 9,000 रुपीज़। एक लारी है और वो मटेरियल जो है उसमें मिक्स मटेरियल है, ABC 3 तरह के मटेरियल हैं जो वो लेकर आ रही है, और उसका जो खर्च है, मतलब उसका जो चार्ज है वो 9,000 रुपये है। देयर वेयर stored out into the फॉलोइंग ग्रेड्स। 3 ग्रेड हैं और उनकी जो उसने बताई है वो मिक्स वैल्यू बताई है, ठीक है। तो 3 ग्रेड हैं, A, B और C। A ग्रेड में जो है 5,000 यूनिट मटेरियल है, B ग्रेड में 3,000 यूनिट मटेरियल है और C ग्रेड में 2,000 यूनिट मटेरियल है। इनकी परचेस प्राइस भी अलग अलग है। A ग्रेड की जो परचेस प्राइस है वो 1 रुपये 20 पैसे है। B ग्रेड की परचेस प्राइस जो है वो 2 रुपये है और C ग्रेड की परचेस प्राइस 50 पैसे है। एक मिनट।
सॉरी, ए ग्रेड की 1 रुपये 20 पैसे है, बी ग्रेड की 1 रुपये है और सी ग्रेड की 50 पैसे है। अब ये जो परचेज प्राइस हमको दी गई है, इसके आधार पर हमको इसका जो रेशो है हमको वो निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लें। फाइंड आउट द परचेस रेट पर यूनिट ईच ग्रेड। प्रत्येक ग्रेड का पर यूनिट परचेस रेट निकालना है। मटेरियल अज्यूमिंग ऑल ग्रेड यील्ड द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब बोल रहा है कि मटेरियल जो है वो उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेम है। तो अब हम इसको जो इसका जो खर्च है 9,000 रुपये का, इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ग्रेड की सेल निकालनी है, कितनी है। ए ग्रेड जो है वो 5,000 यूनिट बुलाता है, 1 रुपये 20 पैसे सेलिंग प्राइस है, तो ये होती है 6,000 रुपये की। बी जो है वो 3,000 यूनिट बुलाता है, 1 रुपये प्राइस है 3,000 रुपये की। और सी जो है 2,000 यूनिट बुलाता है, 50 पैसे प्राइस है 1,000 की। तो इनका रेशो निकल आया 6, 3 और 1, 6:3:1। अब ये जो 9,000 रुपये हमारे पास में इसके हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6, 3 और 1 के रेशो में। तो सबसे पहले ग्रेड ए को हमने डिवाइड किया, सबसे पहले ग्रेड ए को हमने डिवाइड किया 9,000 गुणा 6/10। इनका टोटल कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10। 9,000 गुणा 6/10 करेंगे तो ये 5,400। बी का आ जाएगा तुम्हारा 9,000 गुणा 3/10 करेंगे, और सी ग्रेड का 9,000 गुणा 1/10 करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल आया, प्रत्येक ग्रेड की परचेस वैल्यू हमारी निकल आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी परचेस एक ग्रेड की है, एक यूनिट की नहीं है। तो हमारे पास में ये कितनी, ए जो है वो कितनी यूनिट बुलाया हमने, 5,000 यूनिट बुलाया है। तो ये जो 5,400 हमारी ग्रेड वैल्यू आई है, इस ग्रेड वैल्यू में 5,000 का भाग दे देंगे तो हमारी 1 रुपये 8 पैसे जो है वो पर यूनिट हमारी कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह से ग्रेड बी के लिए 2,700/3,000 करेंगे तो 90 पैसे हमारी कास्ट निकल आएगी। और सी के लिए 900/2,000 करेंगे तो 0.45 जो है वो हमारी कास्ट निकल आएगी। हाँ, तो हम इस तरह से मटेरियल जो है उसकी कास्टिंग करेंगे, मटेरियल की कास्टिंग करते हैं। अब ये जो कास्टिंग हमने मटेरियल की कर ली है, हमारा मटेरियल जो है वो हमारे स्टोर में भी आ गया है। और तो इसको फिर हम किस तरह से, इसकी रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे मतलब इसको हम अपनी बुक में किस तरह से लिखेंगे। तो बुक में लिखने के लिए सबसे पहले इसकी जो कुछ बुक्स होंगी जिसमें हम एंट्री करेंगे। तो पहली बुक जो है वो है मटेरियल इनवर्ड्स बुक। मटेरियल को लाते समय जितने भी खर्च हुए, मतलब मटेरियल जब हमारे पास में आया उस समय हम उस बुक में एंट्री करेंगे। दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर on the basis of goods received note. All the materials which have been purchased and keep in store are recorded in this book. इसको कौन बनाएगा, तो इसको बनाएगा स्टोर कीपर बनाएगा। और किस बेस पे बनाएगा, जो रिसीव्ड नोट उसको मिला होगा, गुड्स रिसीव्ड नोट जो उसको मिला होगा, गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट तो उसके पास में नोट भेजा होगा। मटेरियल तो आ गया, गुड्स रिसीव्ड डिपार्टमेंट के पास में वो जो नोट जो डिपार्टमेंट जिसने रिसीव किया गुड्स को, उसने क्या किया, उसने पहले चेक किया, मिलान किया कि जो परचेस ऑर्डर हमने दिया था उस ऑर्डर के हिसाब से मटेरियल है कि नहीं, अगर नहीं है तो कितना है, और अगर उसमें कुछ टूट फूट है, उस सारी चीज़ों का मिलान करने के बाद वो रिसीव्ड नोट जो है वो मटेरियल के साथ में जो स्टोर में भेज देता है, और ये जो रिसीव्ड नोट है स्टोर कीपर को दे दिया जाता है। और इसके आधार पर स्टोर कीपर जो है वो मटेरियल का मिलान करता है, और उसके बाद इसको इसका जो रिकॉर्ड है वो मटेरियल इनवर्ड्स बुक में लिखता है। मटेरियल इशूड बुक, ये जो बुक है इसमें मटेरियल इशू करने का, मटेरियल इशू हम किसको करते हैं, मटेरियल इशू हम करते हैं
हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब रिक्वेस्टेशन आती है हमारे पास में मटेरियल की कि भाई हमको इतना मटेरियल चाहिए, आप हमको इतना मटेरियल दीजिए, तो इस जो रिक्वेस्टेशन जो आता है उसके आधार पर जो स्टोर कीपर है वो मटेरियल को इशू करता है। तो और उसमें इसमें क्या होता है कि इसमें जो जॉब ऑर्डर या मतलब जो जॉब जिसके लिए उसने मटेरियल इशू किया है या डिपार्टमेंट जिसके लिए उसने मटेरियल इशू किया है उसको उनकी सारी जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन इस बुक में वो लिखता है। और इसमें ये भी बताता है कि कौन सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में इसने इशू किया है वो भी इसमें दिखाना पड़ता है। अगला है मटेरियल रिटर्न बुक। हमारा जो परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने मटेरियल हमसे इशू करवाया स्टोर से और मटेरियल का प्रोडक्शन किया। उस प्रोडक्शन करने के बाद जितना मटेरियल उसके पास में बच जाता है वो मटेरियल वो इसको इशू कर देता है, किसको, स्टोर को। तो स्टोर और साथ में वो जो परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मटेरियल रिटर्न नोट जो स्टोर कीपर है उसको लिख करके भेजता है। उसके आधार पर जो स्टोर कीपर है इसमें रिकॉर्ड करता है। इसके बाद आता है मटेरियल ट्रांसफ़र बुक। क्या होता है, कभी कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इस तरह के मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए जो मटेरियल ट्रांसफर नोट के आधार पर ही इसका मतलब इसको प्रिपेयर बनाया जाता है। और इसमें जो मटेरियल हम ट्रांसफ़र करते हैं और उस डिपार्टमेंट का नाम और उस उस डिपार्टमेंट का नाम जो रहता है उसको हम इस बुक में रजिस्टर करते, मतलब इस बुक में लिखते हैं। स्टोर लेजर बुक। इसके बाद आता है स्टोर लेजर। अब जो है स्टोर लेजर में हम इसको किस तरह से मटेरियल जो है इसकी स्टोर लेजर हम किस तरह से बनाते हैं। तो स्टोर लेजर बनाते समय स्टोर लेजर में हम क्या करते हैं, इसकी जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल हमारे पास में आता है उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू के आधार पर हम उसमें एंट्री करते हैं। और ये जो है स्टोर अकाउंटेंट एंट्री करता है इसमें। और ये जो स्टोर लेजर बनती है वो बिल्कुल बिन कार्ड की तरह बनती है। बिन कार्ड की तरह इसमें अलग अलग तरह की वैल्यू, मटेरियल की वैल्यू और मटेरियल की वैल्यू के आधार पर उसमें एंट्री की जाती है। अलग अलग मटेरियल जो है उसकी क्लास, मतलब मटेरियल जो है वो या तो मटेरियल जो है वो क्वांटिटी के आधार पर इशू होता है, लेकिन स्टोर जो रहता है उसमें अलग अलग तरह का मटेरियल बिन में रखा होता है। कुछ मटेरियल डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। तो इनको हमको कितना मटेरियल कितना मटेरियल हमारे पास में आया था और कितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, इसकी सारी जानकारी इसमें रहती है। स्टोर लेजर को बनाते समय हम कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो स्टोर लेजर बनाते समय सबसे पहले हमारा ऊपर हमारी कंपनी का नाम होता है और स्टोर लेजर अकाउंटेंट जो है वो इसको बनाता है। इसमें सबसे पहले आता है कोड, मटेरियल का कोड। जो स्टोर कीपर ने जो मटेरियल जो जिसकी लेजर हम बना रहे हैं उसका क्या कोड डिफाइंड किया है, यहाँ पर वो आ जाएगा। मटेरियल कितनी यूनिट है वो आ जाएगी, मटेरियल कौन सा है ये आ जाएगा और लोकेशन आ जाएगी। इधर पर आ जाएगा उसका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और ऑर्डरिंग लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब मटेरियल कितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारे पास में कितना था। मिनिमम लेवल मतलब कितना मटेरियल मिनिमम लेवल पर हमको रखना है जिससे कि हम और ऑर्डरिंग लेवल मतलब जिस मटेरियल हमारा कितना बचेगा उस पॉइंट पर हमको मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये ऑर्डरिंग लेवल भी यहाँ पर मेंटेन रहता है। फिर यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा
ऑर्डर्ड, रिजर्व और रिसीव्ड और इशूड और बैलेंस। तो कितने मटेरियल हमने ऑर्डर किए, ऑर्डर की डेट, किस डेट को मटेरियल ऑर्डर किया है, उसका रेफरेंस क्या है मटेरियल का, और उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का हमने मटेरियल ऑर्डर किया था, हमने कितना रिसीव किया है, हमने जितना ऑर्डर किया था उतना रिसीव भी किया है कि नहीं किया, तो कितना रिसीव किया है उसकी डेट, रेफरेंस और उसकी भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे हम। सॉरी, ये है रिजर्व। रिजर्व में हमारे पास में कितना ऑर्डर, हम कितने क्वांटिटी का ऑर्डर हमने किस डेट को किया, रेफरेंस उसका कौन सा, मतलब किस तरह का मटेरियल है, और क्वांटिटी कितनी है, ये हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। उसके बाद वो जो मटेरियल है जिसके हम लेजर बना रहे हैं, तो उस मटेरियल का रिजर्व हमारे पास में डेट में कितना है, तो डेट, जिस डेट को हम ये बना रहे हैं, रेफरेंस कौन सा मटेरियल है, और क्वांटिटी कितनी मटेरियल हमारे पास में रिजर्व में है। रिसीव, हमने कितना रिसीव किया, जितना हमने ऑर्डर किया था उसमें से कितना हमने रिसीव किया है, तो उसके लिए जनरल रिसीव नोट नंबर, जिस नंबर पर हमारे पास में जो रिसीव नोट आया हुआ है उसका नंबर हम इसमें मेंटेन करेंगे, क्वांटिटी मेंटेन करेंगे और वो मटेरियल का रेट मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम हमने जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया है, तो उसका रिक्वेस्टेशन नंबर, मतलब जिस नंबर का रिक्वेस्टेशन हमको आया होगा, उस रिक्वेस्टेशन नोट जिस नंबर का आया होगा वो नंबर, यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर रेट मेंटेन करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है हमारे पास में, उसकी क्वांटिटी और उसका रेट और उसका अमाउंट, कितने अमाउंट का हमारे पास में बचा हुआ है, इतना हम बैलेंस में लिखेंगे। और उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पर जो स्टोर अकाउंटेंट है वहाँ पर डेट डालेगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर रिमार्क देगा। तो ये स्टोर लेजर कुछ हम इस तरह से बनाएंगे।